गुड इवनिंग माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज एक बार मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं। क्लास 11th की फिजिक्स में चल रही यूनिट नंबर 3 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का 10वां वीडियो लेक्चर। बिल्कुल सही, एक बच्चा कह रहा है सर 10वां, इससे पहले क्या 9 वीडियो लेक्चर दे चुके हो? बिल्कुल, पूरे टॉपिक को, पूरी यूनिट को बनाने के लिए आपके लिए सबसे आसान, ताकि ना हो आप कभी भी परेशान, मैं ऑलरेडी 9 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। इसलिए अगर आप में से कोई बच्चा इस वीडियो लेक्चर को आज पहली बार देख रहा है और उसने इससे पहले की फिजिक्स के कोई वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मेरी आपको सजेशन है कि आप पहले उन सभी वीडियो लेक्चर्स को जरूर देख लें जिन्हें मैं इससे पहले करा चुका हूं। उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और क्योंकि मैंने कहा कि हमारी यूनिट 3 का ये 10वां वीडियो लेक्चर है, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यूनिट नंबर 3 के भाग 2, जिसमें हमने फ्रिक्शन की शुरुआत करी, तो फ्रिक्शन का दूसरा लेक्चर है। यानी पूरी यूनिट की बात करूं तो लेक्चर की गिनती 10वीं, लेकिन अगर सिर्फ टॉपिक की बात करूं, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉपिक चल रहा है, तो फ्रिक्शन का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। तो ये लेक्चर वो सभी बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने फ्रिक्शन का पहला वीडियो लेक्चर देखा है, जिसमें मैंने आपको बखूबी बताया था कि व्हाट इज फ्रिक्शन, क्या होती है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए फिजिक्स में कैसे कुछ पुरानी थ्योरीज दी गई हैं और कुछ नई थ्योरीज दी गई हैं, और पुरानी थ्योरीज के कौन से पॉइंट्स को नई थ्योरी के कौन से पॉइंट्स ने पूरी तरह से नलीफाई किया है, या इग्नोर किया है, या कह सकते हैं चैलेंज किया है, और हमारे एक नजरिए को बदला है फ्रिक्शन के प्रति। आपको याद होगा जब मैं लास्ट क्लास में आपको फ्रिक्शन की ये सभी बातें बता रहा था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम फ्रिक्शन स्टडी करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोशन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव टू अनदर सरफेस, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब हम फ्रिक्शन स्टडी करेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट की with relative to the surface of other object, यानी फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है which opposes the relative motion of one body over another body। एक बॉडी के मोशन को दूसरी बॉडी के मोशन के रिस्पेक्ट में जब भी वो मोशन होगा, अगर कोई चीज अपोज करती है, इनविजिबल फोर्स, उसे फ्रिक्शन कहा गया है। और जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था, तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्रिक्शन के ग्राफ्स भी बताए, क्योंकि 3 तरह की फ्रिक्शन होती है। सबसे पहला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन, या फिर कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों फ्रिक्शन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी फ्रिक्शन है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फ्रिक्शन है ना, तो वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक बच्चा कहता है क्यों भाई लिमिटिंग क्यों? स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन थी जो तब काम कर रही थी जब ऑब्जेक्ट हिला ही नहीं था। काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो तब काम करती है जब ऑब्जेक्ट हिलने वाला या हिल चुका होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में एक फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन, which comes into play when the object is just about to move। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हमारा आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ना, ये प्राइमरली अगर किसी चीज के बारे में डिटेल में बात करेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करेगा। एक बच्चा कहता है ऐसा आप क्या पढ़ा दोगे आज जो सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन पे ही आप ये सारी बातें करोगे? आज का टॉपिक है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। नहीं, मैं कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन थ्योरेटिकली जरूर समझा दूंगा, ताकि आप जब मेरे द्वारा बताए जाने वाली बात को इमेजिन भी करोगे ना, तो आप कहोगे हाँ यार हुआ तो ऐसा ही होगा। तो इसलिए आज का वीडियो लेक्चर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अ टॉपिक कॉल्ड एज लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एग्जाम में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं आती, लेकिन लॉज पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि फ्रिक्शन में अभी तक जितना भी मैंने आपको दिया है ज्ञान, वो सारा थ्योरेटिकल ज्ञान है। मैं न्यूमेरिकल पे अभी तक नहीं पहुंचा हूं, बहुत जल्द न्यूमेरिकल के हिस्से पे भी जाऊंगा, लेकिन थ्योरेटिकल बातें हैं, इसलिए थ्योरेटिकल तरीके से आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कमिंग बैक टू माय बात जो मैं बता रहा था, अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सर आपने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों? व्हाई? हम जानना चाहते हैं, तो सुनो। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन थी जो तब काम करती है जब ऑब्जेक्ट पे लगाए जाने वाला फोर्स ऑब्जेक्ट को हिलाने में नाकामयाब है, मतलब अभी ऑब्जेक्ट हिला नहीं है,
एक बच्चा कहता है क्या पता हम ताकत ही कम लगा रहे हो। हाँ बात तो सही है, क्या पता आप ताकत ही कम लगा रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आइए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं कहता हूं ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो वजन है यानी कि mg वो नीचे काम कर रहा है। अगर नीचे एक्शन काम करेगा तो ऊपर क्या काम करेगा, रिएक्शन काम करेगा। अब ये भाई साहब ने यहां से ताकत लगानी शुरू करी और ये भाई साहब जब यहां से ताकत लगा रहे आगे की तरफ, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आगे की तरफ काम कर रहा है क्या वाला फोर्स, कौन सा फोर्स, एप्लाइड फोर्स। अब इसे अपोज करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ऑब्वियस सी बात है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। सिचुएशन नंबर 1, आओ बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की, बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की। सिचुएशन नंबर 2 की बात करूं तो ये mg है और ये रिएक्शन है। इसी ऑब्जेक्ट को ये भाई साहब लेफ्ट साइड से धक्का ना मारकर अगर राइट साइड से धक्का मारते, अगर राइट साइड से धक्का मारते तो क्या फर्क पड़ जाता। एक बच्चा कहता है सर फर्क तो कोई नहीं पड़ता, ऐसा तो है नहीं ना कि राइट से लेफ्ट में या लेफ्ट से राइट में जाने पर ऑब्जेक्ट का वजन बढ़ या घट जाएगा या वो अचानक से भारी हो जाएगी, अचानक से हल्का हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अप्लाइड फोर्स यहां है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स यहां काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये सिचुएशन और ये सिचुएशन, ये राइट साइड में आपने व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो राइट साइड से धक्का मार रहा है, ये व्यक्ति लेफ्ट साइड से धक्का मार रहा है। आप समझाना क्या चाह रहे हो? हाँ मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, सुनो ध्यान से। मान लेते हैं कि अप्लाइड फोर्स हमने अप्लाई किया 10 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपको छुपके से बता देता हूं कि ये ऑब्जेक्ट 15 न्यूटन पे हिल जाता है, मतलब कि इसका जो वेट है वो 15 न्यूटन है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके वेट के ताकत के बराबर ही ताकत हिला सकती है, ये तो मानते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके वेट के बराबर ताकत ही ताकत हिला सकती है, ये तो मानते हो। एक बच्चा कहता है मतलब आप कहना चाहते हो सारा रोल वेट का है, जो बीच में फ्रिक्शन पैदा होती है यहां पे और जो यहां पे फ्रिक्शन पैदा होती है उसका रोल ही नहीं है उसका भी रोल है। मैंने ये नहीं कहा कि फ्रिक्शन मैटर नहीं करेगी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि फ्रिक्शन बेसिकली इस बात पे तो चलो डिपेंड नहीं करती कि नेचर ऑफ द सरफेस क्या है, लेकिन नेचर ऑफ द सरफेस के इस बात पे जरूर डिपेंड करती है कि सरफेसेस के बीच में बॉन्ड कैसा डेवलप हो रहा है। हाँ तो सर बात तो वही होगी ना, हाँ बात वही होगी, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में। सिर्फ स्मूथनेस और रफनेस पे बात मत करना। मैंने ये नहीं कहा है कि स्मूथनेस को बिल्कुल इग्नोर कर दो, मैंने ये भी नहीं कहा है कि रफनेस को बिल्कुल इग्नोर कर दो। स्मूथनेस और रफनेस को हम अभी भी अपने दिमाग में रखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रखेंगे। स्मूथनेस होगी जहां पे वहां हम मान के चल रहे हैं अभी भी कि फ्रिक्शन थोड़ी सी कम होगी, रफनेस होगी जहां पे ज्यादा वहां मान के चल रहे हैं फ्रिक्शन ज्यादा होगी। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यार सरफेस अगर स्मूथ है तो कम से कम ये तो देख लो कि सेम टाइप की तो नहीं है कि पता लगा आपने कांच के टुकड़े को कांच के टुकड़े से चिपका दिया तो वहां तो फोर्स ऑफ कोहेशन डेवलप हो जाएगा। तो देयर आर सम अदर फोर्सेस आल्सो which play a very important role in giving rise to friction, force of cohesion and force of adhesion। ये जिक्र मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में किया है, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो सुनो, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है वो प्राइमरीली बात कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, और आज के टॉपिक में मैं आपको लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी भी मैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पे नहीं गया हूं, क्योंकि लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पे जाने से पहले जो उसके बेसिक्स हैं वो बता रहा हूं। तो वो बेसिक्स में जो पहले बात होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होगी। एक बच्चा कहता है क्यों भाई, जब बात आप टॉपिक आप वीडियो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन का पढ़ा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्यों शुरू कर रहे हो? यार बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो होती है। क्या बिना स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगी? नहीं ना, ये आप भी जानते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो तब काम करती है जब ऑब्जेक्ट हिला नहीं है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो तब काम करती है जब ऑब्जेक्ट हिलने वाला होता है। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वही चीज और उसी बात का ध्यान रखते हुए जो बात मुझे बतानी है वही बता रहा हूं, इसलिए सुनो। इससे कंक्लूजन निकलेगा, उस कंक्लूजन पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन करो हाउ, तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपको अभी समझ आ जाएगा, इसलिए सुनो। हमने यहां अप्लाइड फोर्स लगाया, यहां पीछे फ्रिक्शन फोर्स आया। मैंने आपको छुपके से बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट 15 न्यूटन से हिल जाता है। अभी कितनी ताकत लगाई? 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन आप लगा रहे हो, so to every action there is equal and opposite reaction। 10 न्यूटन के खिलाफ 10 न्यूटन की फ्रिक्शन पैदा होगी। आपने 10 के 12 लगाए, 12 के खिलाफ 12,
13 के खिलाफ 13, 14 के खिलाफ 14, 15 के खिलाफ 15। 15 न्यूटन के बाद जैसे ही आप 16 न्यूटन की ताकत लगाओगे, क्या ये फ्रिक्शन जादू से 16 न्यूटन बन जाएगी? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन ये कहती है कि भैया आई कैन ओनली बी इक्वल टू योर अप्लाइड फोर्स अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट दैट डजंट मीन दैट आई विल बी एक्सीडिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। यानी साफ साफ बोलो ना कि सर फ्रिक्शन सीधा सीधा वजन पे डिपेंड कर रही है। जब तक आपकी ताकत वजन के इक्विवेलेंट नहीं हुई तब तक फ्रिक्शन आपके बराबर थी, और फ्रिक्शन कहती है कि जैसे ही आपकी ताकत वजन को क्रॉस करेगी मैं आपके बराबर नहीं हो सकती, बिकॉज मेरी वैल्यू आप पे डिपेंड नहीं करती, मेरी वैल्यू इस पे डिपेंड करती है, और मेरा बढ़ना और घटना आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। आप ताकत लगाओगे कम, मैं भी अपोज करूंगी कम, आप ताकत लगाओगे ज्यादा, मैं भी ताकत लगाऊंगी ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे हिलाने का जो है आपका इरादा, उससे ताकत लग जाए मेरी ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। ये है मेरा आपसे वादा। किसने किया ये वादा? फ्रिक्शन ने। क्या कहा? कि मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन आप पे हावी नहीं होंगी कि आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट हिल जाए और मैं कसम खा लूं कि नहीं जी मैं तो नहीं हिलने दूंगी। ऐसा नहीं है। What does this mean? This means कि जब आप फोर्स लगाओगे तो आपके फोर्स के खिलाफ फ्रिक्शन का फोर्स आएगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहता है कि आई विल बी एक्टिंग अगेंस्ट योर अप्लाइड फोर्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। यानी जब तक ऑब्जेक्ट हिला नहीं है तब तक फ्रिक्शन काम तो कर रही है ना, उसी फ्रिक्शन को कहा गया है स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन मेरा एक सवाल, क्या इस फ्रिक्शन ने अपने आप को हमारी अप्लाइड ताकत के अनुसार बढ़ाया घटाया? क्या इसके बढ़ने और घटने में हमारा कोई हाथ था? नहीं। इसे पता था कि मुझे सर्टेन लिमिट तक काम करना है, अगर सर्टेन लिमिट को हम एक्सीड कर गए तो हम जीत जाएंगे, फ्रिक्शन हार जाएंगे। लेकिन फ्रिक्शन ने अपने आप को स्लोली 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 एक्सीड किया, और हो सकता है जरूरत पड़ने पर डिक्रीज भी किया। कैन आई डिक्लेयर नाउ दैट friction, I should say static friction is a self adjusting force। मेरी सारी बातों का एक कंक्लूजन निकलता है। यानी आप सर ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपने बातों बातों में एक छोटा सा टॉपिक क्लियर कर दिया कि मैं कह सकता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक प्रकार का सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो ये थ्योरेटिकल बात थी, ये थ्योरेटिकल बात थी। तो सर बताइए क्यों आपने, क्यों थ्योरेटिकल बात नहीं बताते क्या, कॉन्सेप्ट नहीं समझाते क्या? लेकिन बताइए क्यों? इसलिए बताइए क्योंकि ये जरूरी बात है। इस पे 2 मार्क्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, दैट हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। आई रिपीट माय एक्सप्लेनेशन नाउ इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में क्या जवाब देना है? मैंने तो सिर्फ मतलब समझाया ना, कि आपने कहा यार मतलब तो समझ आ गया, एग्जाम में कैसे जस्टिफाई करें। सुनो ध्यान से, आप लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is completely self-adjusting taken in respect of the direction of the applied force। For example, जब applied force यहां लगाया तो frictional force का डायरेक्शन यहां हो गया, वाह भाई वाह। जब applied force यहां लगाया तो frictional force का डायरेक्शन यहां हो गया। यानी इसके डायरेक्शन को भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसने कहा कि तुम जहां लगाओगे दम, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा मेरा दम, याद रखना। लेकिन तुम ये मत सोचना कि मेरी ताकत तुमसे कम, तुम लगाओ तो सही धीरे धीरे अपना दम, देखते हैं कि मैं कब तक हूं तुम्हारे से कम, और जब तक हूं मैं तुम्हारे से कम तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। लेकिन याद रखना कि जब तक तुम्हारे साथ साथ चलूंगी तब तक तुम्हें ठहरा के रखूंगी, और जैसे ही तुम्हारे से कम हो जाऊंगी या जब तक मेरी ताकत नहीं होगी तुम पे काफी, या जब तक मेरी ताकत नहीं होगी तुम पे हावी, तब तक तुम इसे नहीं हिला पाओगे काफी। यानी अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के साथ साथ चलता है अप टू सर्टेन लिमिट, या मुझे कहना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के साथ साथ चलता है अप टू अ सर्टेन लिमिट। ऑब्वियस सी बात है, हम कौन सा फ्रिक्शन को ध्यान में रखकर फोर्स लगाते हैं, लेकिन फ्रिक्शन हमें ध्यान में रखकर अपने आप को एडजस्ट करती है। यही वजह है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बस ये बात इतनी सी थी। आपको इस बात में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चों, ना आपको इस बात से किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत है। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। किताब जब खोलोगे ना, हाँ उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन्हें खोलने की आदत है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक्स ही ओपन नहीं करते, वो सोचते हैं बस मास्टर जी का वीडियो लेक्चर देख लिया, 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, फिजिक्स आ गई। ऐसा नहीं है। फिजिक्स वो पिक्चर है
जिसका ट्रेलर देख के उसकी कहानी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब तक पूरी पिक्चर में नहीं चले जाओगे ना, तब तक नहीं पता चलेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। यही चीज आपके लिए फिजिक्स में समझना जरूरी है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे बाहुबली है और कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे कटप्पा है, तब जाके आपको चीजें समझ आएंगी। दिस इज द रीजन दैट आई ऑलवेज प्रेशराइज एंड आई ऑलवेज एडवाइज माय स्टूडेंट्स टू ओपन द बुक, read from the book and verify what the teacher is teaching। आपको पता चलना चाहिए कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है। कोई ऐसी बात तो नहीं है जो पढ़ाते पढ़ाते स्किप कर दी, और अगर कर दी तो क्या वो इतनी सिंपल थी कि पढ़कर समझ आ सकती है? मे बी, हो सकता है कोई बात मैंने ना बताई हो और वहां पे लिखी हो, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई माइट नॉट हैव कवर्ड सर्टेन थिंग्स इन माय वीडियो लेक्चर्स, बट मे बी इट इज रिटन इन द बुक एंड मे बी यू गेट टू नो व्हाइल यू आर रीडिंग। बातें समझ आई? तो चलिए, अब ये बात मैंने आपको बताई, और ये बात बताने के बाद जो अगली बात है वो एक्चुअली में इस वीडियो लेक्चर का नाम है, यानी लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्चुअल टॉपिक, जिसपे मुझे बात करनी है कि भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है। ये है कि अब ये टॉपिक हमें क्या समझाने की कोशिश करेगा। तो हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है वो एक तरह से देखा जाए तो इसी टॉपिक पे बेस्ड है, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है और कैसे इनको मैं वेरीफाई करना सिखाऊंगा, पहले आप समझो। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर पहले लॉ की बात करते हैं, पहले लॉ की, फर्स्ट लॉ, सबसे पहला लॉ, सुनेंगे ध्यान से क्या कहता है पहला लॉ। अगर ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये एक ऑब्जेक्ट है, सुनना मेरी बात, मैं कुछ बातें बोल रहा हूं और उन्हीं बातों से आपको लॉ समझ आ जाएगी। मेरा पहला एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है और लेट अस से कि इस सरफेस पे जो ये ऑब्जेक्ट है इसका वजन नीचे काम कर रहा है mg और यहां पे काम कर रहा है रिएक्शन, इधर काम कर रहा है अप्लाइड फोर्स और इधर काम कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। ब्रैकेट में लिख देता हूं अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, मान लो कि ये बॉडी है 50 न्यूटन की और अगले एग्जांपल में एक बॉडी है 100 न्यूटन की, दोनों सेम टाइप की है, सेम नेचर, सब कुछ सेम। ये 50 न्यूटन की बॉडी, ये 100 न्यूटन की बॉडी। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, कौन सी बॉडी को आपको लगता है कि हिलाना ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली बात है 50 न्यूटन को हिलाना आसान है। एक बच्चा कहता है व्हाट डू यू मीन बाय हिलाना आसान है? 50 न्यूटन को हिलाने के लिए 50 न्यूटन की ताकत कम से कम चाहिए ही चाहिए। 100 न्यूटन को हिलाने के लिए 100 न्यूटन की ताकत कम से कम चाहिए ही चाहिए। अब मेरा सवाल, आपको क्या लगता है आपको ज्यादा फ्रिक्शन किसमें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, 50 न्यूटन वाले में या 100 न्यूटन वाले में? ऑब्वियसली बात है 100 न्यूटन वाले में। एक बच्चा कहता है क्यों? सरफेस सेम, नेचर सेम, तो क्या आपको लगता है कि 100 न्यूटन को भी 50 न्यूटन की ताकत के बराबर वाली ताकत से हराया जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नहीं, एक्चुअली फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के वजन पे डिपेंड करती है। और उस ऑब्जेक्ट को जब हम हिलाने की कोशिश करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब फ्रिक्शन ऑलमोस्ट आपको हराने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसकी ताकत आपकी ताकत से बढ़ नहीं सकती, इसलिए आप जीत जाते हो और फ्रिक्शन हार जाती है। सो दैट फ्रिक्शन which comes into play when the object is just about to move, that friction which comes into play when the object is just about to move is called as maximum value of static friction, or in other words we can also call it as limiting friction। यानी limiting friction static friction की peak value है। बातें समझ आनी चाहिए। अब क्योंकि मैंने ये कह दिया कि अगर किसी बॉडी का वजन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन भी ज्यादा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आई कैन सिंपली से दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आई रिपीट माय सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, the force of friction is directly proportional to normal reaction। एक बच्चा बोला नॉर्मल रिएक्शन क्यों लिख रहे हो, वजन क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हैं, वजन लिख सकते हैं, बट we write that force of friction is directly proportional to R।
is directly proportional to R. Since R is equal to mg, so we may write F is directly proportional to mg. But हम लोग F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg की बजाय सबसे ज्यादा इसे यूज करते हैं, तो we use this expression F is directly proportional to R. ये है हमारा फर्स्ट लॉ, ये हमारा फर्स्ट लॉ. सो पहला लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये था. मैंने भी स्टेटमेंट नहीं लिखी है लेकिन सिर्फ मतलब समझाया. अब अगला एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल. अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट के, सुनना मेरी बात से, इस पूरे ऑब्जेक्ट के इस पूरे एरिया ऑफ कांटेक्ट की बात करूं, इस पूरे एरिया ऑफ कांटेक्ट की बात करूं, सुनना मेरी बात, एरिया ऑफ कांटेक्ट की, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट अभी यहां पर ये है. यही अगर सपोज कीजिए मैं इस 50 न्यूटन को इस तरह से रख दूं, इस तरह से, ये देखो, ये 25 न्यूटन का और ये 25 न्यूटन का, और दोनों को कनेक्ट कर दूं और इस तरफ मैं अप्लाइड फोर्स लगाऊं, तो मुझे यहां से रिएक्शन मिलेगा mg और यहां से मुझे रिएक्शन मिलेगा mg. यहां मुझे मिलेगा रिएक्शन R, यहां मुझे मिलेगा रिएक्शन R और यहां मुझे मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स F. मेरा सवाल, क्या इसमें मिलने वाली फ्रिक्शन और इसमें वाली फ्रिक्शन सेम होगी या अलग होगी? एक बच्चा कहता है ऑब्वियसली बात है सेम होगी. क्यों सेम क्यों होगी, अलग क्यों नहीं होगी? एक बच्चा कहता है अलग क्यों होगी. मैं भी पूछ रहा हूं अलग क्यों होगी, सेम क्यों नहीं होगी? कॉमन सेंस अगर लगाओ, ऑब्जेक्ट सेम है, वजन सेम है, आपकी अप्लाइड फोर्स को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि जिस चीज पे वो लग रहा है, या फ्रिक्शन को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि जिस चीज से वो लग रहा है उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, या वो कैसा कांटेक्ट बना रही है? एक बच्चा कहता है नेचर पे तो डिपेंड करता है ना. हाँ, नेचर पे डिपेंड करेगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ये सरफेसेस रफ कर दिए तो फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होगी. आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम द फैक्ट कि फ्रिक्शन नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी. उस पॉइंट को मैं सेकेंडरी मान रहा हूं अभी, लेकिन 2 मिनट के लिए अगर मैं उसको साइड कर दूं तो क्या फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे एक्चुअली में डिपेंड कर रही है? माइक्रोस्कोपिकली क्या एरिया ऑफ कांटेक्ट है हम तो वैसे भी नहीं जानते. माइक्रोस्कोपिकली क्या फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं हम वैसे भी नहीं जानते. लेकिन क्या इसका एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा. यही हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का दूसरा लॉ है. That according to second law of limiting friction, it is independent of the apparent area of contact. इसलिए ये बात मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में जो ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट रखे, ये 2 ऑब्जेक्ट रखने का मेन पर्पस ही मेरा ये था कि आपको समझ आना चाहिए कि कैसे सेम रिएक्शन होने पर भी एरिया ऑफ कांटेक्ट मैटर नहीं करता. ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है. इसको कभी कभी थर्ड लॉ भी मान लेते हैं, फिर सेकंड इसको बोलेंगे. कोई बात नहीं, इसे मैंने सेकंड बोल दिया, अब थर्ड बोल देता हूं. थर्ड क्या है? थर्ड बहुत सिंपल है. द डायरेक्शन ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. कॉमन सेंस है, सबको पता है कि अप्लाइड फोर्स जिस दिशा में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसी दिशा के ऑपोजिट लगेगा. यानी द डायरेक्शन ऑफ द limiting friction is opposite to the direction of applied force. Very simple. तो पहला पॉइंट, the magnitude of limiting friction is directly proportional to the reaction force. दूसरा पॉइंट, the limiting friction is independent of the apparent area of contact. तीसरा पॉइंट, the direction of the limiting friction is opposite to the direction of the applied force. And चौथा पॉइंट, it does depend on the nature of the surfaces also. That what kind of surfaces are there, whether they are really smooth or whether they are really rough, or what kind of forces are getting developed, उस पे भी फ्रिक्शन डिपेंड करेगी. लेकिन ये सबसे चौथा पॉइंट है, उस पॉइंट को भी आपको कंसिडर करना है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मान लो कि भैया ये तो ओल्डर थ्योरी का पॉइंट है तो हम इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे. नहीं, नई थ्योरी ने नजरअंदाज करने को नहीं कहा है ओल्डर थ्योरी को. नई थ्योरी ने उसी पॉइंट को नए तरीके से समझने के लिए कहा है. उसने कहा है सिर्फ रफनेस और स्मूथनेस के पीछे मत भागो, उस रफनेस और स्मूथनेस के बीच में छुपे हुए डेवलप होने वाले फोर्सेस के पीछे भागो, तो तुम्हें चीजें ज्यादा अच्छी समझ आएंगी. आई होप आपको ये चीजें समझ आई. एक बच्चा बोला नहीं मुझे नहीं आई. क्यों भाई, आप क्या चाहते हो मैं इन सब के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करूं? हाँ सर, करके दिखा दो. अब मैं एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट का विजुअलाइजेशन जरूर आपको दे देता हूं कि अगर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए
तो क्या बात साबित होती है या नहीं होती है? तो हाउ मेनी लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आर देयर? 4 लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आर देयर। आइए इनको आपके लिए मैं एक बार लिख देता हूं और आपको इनको एक एक्सपेरिमेंटल डायग्रामेटिक तरीके से वेरीफाई करके समझा देता हूं। आपको चीजें समझ आने लगेंगी मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। से पूछे कि भैया लॉ कैसा दिखेगा, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, the magnitude of the force of limiting friction is directly proportional to the normal reaction, is directly proportional to the normal reaction. That is F is directly proportional to R. ये पहला लॉ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये पहला लॉ है जो कि आपको अपने दिमाग में बिठाना है। आओ बात करते हैं सेकंड लॉ की, व्हाट डज द सेकंड लॉ सेज? सेकंड लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑपोजिट to the direction of applied force, obviously बात है, कॉमन सेंस है, हर किसी को पता है। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी जो उसकी एक्चुअल ताकत है वो एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी जो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट है उस पे एक्चुअली डिपेंड नहीं करेगी। फोर्थ लॉ की अगर मैं बात करूं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रही है, तो फोर्थ लॉ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ लॉ ये कहता है द मैग्नीट्यूड, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चों, द मैग्नीट्यूड of the force of limiting friction, the magnitude of the force of limiting friction does depend on smoothness or roughness, या फिर मुझे कहना चाहिए नेचर ऑफ द फोर्सेस डेवलप, या फिर मुझे कहना चाहिए नेचर ऑफ द फोर्सेस डेवलप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, नेचर ऑफ द फोर्सेस डेवलप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स का मतलब हुआ कि फोर्स ऑफ कोहेशन डेवलप हो रहा है या फोर्स ऑफ एडहेशन डेवलप हो रहा है। अब ये चार चीजें लिख दी, एक बच्चा कहता है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करो, नाइस। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए मान लीजिए कि हमारे पास ये एक छोटा सा टेबल है, फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है और इस टेबल के इस एंड पे हमने एक पुली लगा दिया, और लेट अस से कि मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में इस तरफ एक हुक लगा हुआ है, इस हुक से मैंने स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग को मैंने यहां पे तराजू, एक वेइंग पेन होता है, उस पे लगा दिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके सामने डायग्राम आपको दिख रहा है, मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट हिल जाए, तो इसे हिलाने के लिए मैंने क्या करा, यहां पे वजन रखा, लेट अस से कि मैंने एक वजन रखा, दिस इज सम वेट। अब मैं नोटिस करूंगा कि ये जो वेट है दिस इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू इसका mg। अब अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक और रख देता हूं तो मुझे यहां पे एक वजन और लाना पड़ेगा, मतलब कि जैसे ही mg बढ़ा वैसे ही ये बढ़ा, यानी ये कौन है, ये अप्लाइड फोर्स है। तो भाई अप्लाइड फोर्स तू क्यों बढ़ा, अप्लाइड फोर्स इसलिए बढ़ा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा था, तो फ्रिक्शनल फोर्स तू क्यों बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा क्योंकि mg बढ़ा था। तो अल्टीमेटली हमें रोकने वाला ये, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज व्हाई वी राइट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। बातें समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब सवाल आता सर, तो पहली बात साबित हुई, दूसरी कैसे साबित हुई यार? अगर यही पुली मैं राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड पे लगाता, यानी अभी अप्लाइड फोर्स यहां है तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां है, अगर ये पुली यहां होता तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां होता, यानी डायरेक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑपोजिट।
अब अगर सपोज कीजिए मैं इस डब्बे को यहां से हटाकर इसके पड़ोस में लगा देता हूं, ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, यहां लगा दो, तब भी तो mg डबल ही काम करेगा, यानी उसके एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड ही नहीं किया, वो उसके एरिया ऑफ कांटेक्ट पे तो डिपेंड ही नहीं किया। यही वजह है कि इस एक्सपेरिमेंट से ये बात वेरीफाई हुई और ये बात वेरीफाई की गई। लेकिन एक बच्चा कहता है जब एक्सपेरिमेंट, अगर मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है और ये लकड़ी की टेबल है, तो या लकड़ी का टुकड़ा है, ये आयरन की टेबल है, तो नेचर ऑफ द सरफेसेस जब चेंज किए गए तो फ्रिक्शन को कुछ ना कुछ बदलता हुआ देखा गया, जिससे ये बात कहनी पड़ी कि व्हाटएवर फ्रिक्शन इज गोइंग टू अराइज दैट विल डेफिनेटली बी डिपेंडेंट टू समवट ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस वेदर दे आर स्मूथ और रफ। अगर मैं ये रफ कर देता हूं बहुत ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, अगर मैं स्मूथ कर देता हूं तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। मे बी व्हाटएवर उसका वेट हो, लेकिन रफनेस विल डेफिनेटली गिव राइज टू मोर फ्रिक्शन। एक बच्चा कहता है हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी सरफेस रफ है या कोई भी सरफेस स्मूथ है? हाउ डू वी डिटरमाइन? हो सकता है कि मेरे लिए जो चीज स्मूथ है वो आपके लिए रफ हो सकता है आपके लिए जो रफ है वो मेरे लिए बहुत रफ हो। नाइस क्वेश्चन, इसे पता लगाना आसान होता है। इसके लिए एक कांस्टेंट टर्म होती है जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो कि लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से ही जुड़ी हुई बात है, वो बताने जा रहा हूं, तो आप समझ जाओगे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की, किसी भी नेचर ऑफ द सरफेस की, कि भाई तेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तू फ्रिक्शन ज्यादा ऑफर करेगा या फ्रिक्शन कम ऑफर करेगा। आओ इस चीज को समझते हैं। हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद पढ़े जाने वाला अगला छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल सही, इस टॉपिक के बाद पढ़े जाने वाला अगला छोटा सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मेरे को बातों बातों में यहां पे दो चीजें हैं जो मैं आपको सिखा दूंगा। एक मैं आपको सिखाऊंगा मेरे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक मैं आपको सिखाऊंगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एक मैं आपको सिखाऊंगा एंगल ऑफ रिपोज। एक बच्चा बोला ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, समझाऊंगा। अच्छा, दूसरे शब्द में बोलता हूं, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग। आओ तीन चीजें बता रहा हूं, तीन चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहली चीज सिखाने जा रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां जगह बना लेता हूं। दूसरी चीज सिखाऊंगा मैं आपको जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दूसरी चीज सिखाऊंगा मैं आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तीसरी चीज मैं आपको सिखाऊंगा जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग कह लीजिए, या आप कह सकते हो एंगल ऑफ रिपोज, या आप कह सकते हो एंगल ऑफ रिपोज। ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपके सामने आपको ये दिखना चाहिए। यानी सबसे मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब सवाल आता है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? देखो, बहुत कोई डिफरेंट चीज नहीं है, सिंपल चीज है। ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो वजन है mg वो नीचे काम कर रहा है, जो रिएक्शन है वो ऊपर काम कर रहा है, जो अप्लाइड फोर्स है वो यहां काम कर रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो यहां काम कर रहा है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अनुसार, यानी अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अनुसार, फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अनुसार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर अगर हम कोई इक्वल का साइन लगाते हैं और कोई कांस्टेंट लगाते हैं म्यू, तो इस म्यू को, म्यू मतलब वही जो क्लास 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इस्तेमाल किया था, वही वाला सिंबल है। इस म्यू को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और यह देखा गया है कि कोई भी सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होता है उसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी कम होती है। किसी भी चीज के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी तो
इसका मतलब कि वो सरफेस स्मूथ नहीं है, या हम कह सकते हैं कि रफ है, या हम कह सकते हैं कि कम स्मूथ है। Obviously, coefficient of friction is not going to have any unit because it's a constant quantity. So, coefficient of friction as such कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक छोटा सा constant term है, ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ सकता है। This is a important formula. This is an important formula. F is equal to mu r. आज के बाद ये बहुत बार इस्तेमाल होगा, ये बहुत बार इस्तेमाल होगा, इसलिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों इस फॉर्मूले को मत भूलना। मेरी आपको सजेशन है, इस फॉर्मूले को मत भूलना। जानते हो एक बच्चा क्या बोला? एक बच्चा बोला सर मेरा मन कर रहा है मैं आर की जगह mg पुट कर दूं और लिख दूं F इज इक्वल टू म्यू mg। सच बताऊं तो बच्चों वक्त आने पर और जरूरत पड़ने पर, सच बताऊं तो बच्चों वक्त आने पर और जरूरत पड़ने पर मैं आर की जगह mg भी लिखूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको अपने दिमाग में बस इतना ही बिठाना है कि F इज इक्वल टू म्यू आर। बात समझ आई? अब देखो सेम डायग्राम मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए बनाऊंगा। ये देखो सेम डायग्राम, ये मैंने बाउंड्री बनाई, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने ऑब्जेक्ट का नीचे mg दिखाया, ऊपर मैंने रिएक्शन दिखाया, यहां पे मैंने अप्लाइड फोर्स दिखाया और यहां पे मैंने फ्रिक्शनल फोर्स दिखाया। सुनना मेरी बात बच्चों, अब आप नोटिस करो, साफ पता चल रहा है इस पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स ऊपर काम कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स यहां काम कर रहा है, और इनके बीच का रिजल्टेंट यहां काम करेगा। बिल्कुल सही, यानी इसे कहा जाएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, इसे कहा जाएगा रिजल्टेंट, आई रिपीट माय सेंटेंस, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल का फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन का फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन का फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, एंड रिएक्शन फोर्स। ये रिजल्टेंट रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं थीटा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो एंगल रिजल्टेंट बनाता है, जो एंगल रिजल्टेंट बनाता है रिएक्शन के साथ, जो एंगल रिजल्टेंट बनाता है रिएक्शन फोर्स के साथ, रिएक्शन फोर्स के साथ, उसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इट इज डिनोटेड बाय थीटा। देखो जी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बच्चा कहता है मुझे मतलब नहीं समझ आया, यार इसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी मैं इसके मतलब की बात ही नहीं कर रहा क्योंकि इसका ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है यार, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट एन एंगल which the resultant vector of the force of friction and reaction force makes with the reaction। बात समझ आनी चाहिए, इसके बड़े होने या छोटे होने का क्या मतलब है वो धीरे धीरे समझ आएगा। अभी आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो ठीक है, हम चुप हो जाते हैं। नहीं, मैंने चुप होने के लिए नहीं कहा है, मैंने मन में उठने वाले सवालों को थामने के लिए कहा है। थोड़ा सा उठते हैं, बहुत से बच्चों के मन में सवाल उठते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए यही बातें बोलता हूं। एक बच्चा कहता है सर आपको पता कैसे चल जाता है कि हमारे मन में सवाल उठ रहे हैं? आपका काम पढ़ाना है, आप पढ़ा पढ़ा के आगे बढ़ते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी जगह से उठकर यहां तक पहुंचा हूं। एक स्टूडेंट के मन में, जहन में, दिल में, दिमाग में क्या है, कब कैसे चलता, ये बात मेरा दिल भी हर समय है बुनता। इसलिए तो कामयाबी के हर एक पन्ने को मैं अच्छे से हो चुनता और आपकी दिल की बात बिना आपके बताए ही सुनता। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे आपको चीजें समझ आने लगेंगी। अगर मैं ट्राइंगल कंप्लीट करता हूं तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये वाली, दिस इज वेरी इक्विवेलेंट टू दिस, तो ये फ्रिक्शन F हो गया। अगर ये फ्रिक्शन F है तो ये क्या है? R। ये क्या है? थीटा। तो थीटा के ठीक सामने ये कौन? परपेंडिकुलर। ये कौन? बेस। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। अगर tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B, मत भूलना मेरे बच्चों, अगर tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B, मत भूलना मेरे बच्चों, तो हमारे पास आ गया tan थीटा परपेंडिकुलर बाय B, यानी साफ साफ बोलना सर जी, tan थीटा इज इक्वल टू F बाय R, और I can say that F is equal to, या हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, हाँ एक मिनट, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया, हाँ F बाय R, और हम लिख सकते हैं F को क्या लिख सकते हैं? म्यू R बटा R इज इक्वल टू tan थीटा। कैंसल, तो मुझे प्राप्त हुआ म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। देखो, समझो, जानो, घूरो, परखो, पहचानो, और अगर नहीं आए समझ
तो मचा दो बवाल। एक बच्चा कहता है सर समझ आना तो दूर की बात है, दिख ही नहीं रहा, ये तो दिख ही नहीं रहा, समझ कहां से आएगा। हाँ मुझे भी रियलाइज हुआ, मैं कैमरा के पीछे जाकर देख कर आया, मेरे बच्चों को नहीं दिख रहा है, यही वजह है कि मैं इसे मिटाऊंगा और यहां इसको लिख कर दिखाऊंगा। आइए इसको दोबारा लिखता हूं, यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो tan थीटा के ठीक सामने फोर्स डिवाइड बाय आर। लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि F इज इक्वल टू म्यू आर, F इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइड बाय आर, कैंसिल। तो मैंने सॉरी कैंसिल कर, क्या कैंसिल कर दिया भाई मैंने भी, मैं भी ना कभी कभी गलतियां कर देता हूं। म्यू आर बटा आर, कैंसिल कैंसिल। सो देयरफॉर मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। एक बच्चा कहता है सर इसको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ी देर बाद बोल दोगे that this is a relation between coefficient of friction and angle of friction। हाँ एक्चुअली में this is a छोटू relation, this is a छोटू रिश्ता। किस चीज के बीच का? दो क्वांटिटीज के बीच का, क्योंकि इसमें दो क्वांटिटीज दिख रही हैं। कौन सी दो क्वांटिटीज? एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आओ बात करते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज की। एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, ये मैंने पेन यहां रख दिया, देख रहे हैं आप, मार्कर यहां रखा है सरफेस पे। ये सरफेस मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? एक बच्चा कहता है हॉरिजॉन्टल है। मैं चाहता हूं कि ये पेन बिना किसी के धक्का मारे इस पे नीचे आ जाए। एक बच्चा कहता है ऐसे कैसे हो जाएगा? हो सकता है अगर मैं इसको ढलान बनाऊं तो। लुक एट दिस, लुक एट इट वेरी केयरफुली। ढलान बनाया, ढलान बनाया, ढलान बनाया, ढलान बनाया, ढलान बनाया, आ गया नीचे। यानी दुनिया की हर ढलान, दुनिया की हर ढलान का एक मिनिमम एंगल होता है, यानी दुनिया की हर ढलान का एक मिनिमम एंगल होता है। और उस मिनिमम एंगल के अनुसार मैं बात करूंगा, अगर सपोज करो ये सरफेस ऐसा है तो हर एक ढलान का एक मिनिमम एंगल होता है जिस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दे तो वो फिसल जाएगा। भाई पार्क में झूला झूलने तो हम सब गए हैं बचपन में, कितने झूले ऐसे होते थे जिनमें सिर्फ आपको बैठना होता था, कोई धक्का नहीं मारता पीछे से। वो स्लाइडिंग वाला झूला सबने देखा है। जस्ट इमेजिन करो उसकी स्लाइडिंग में अगर आप स्लाइड ना करते तो क्या आपको झूलने में मजा आता? नहीं। और वाटर पार्क में वो जो स्लाइड होती है उनमें आपकी स्लाइडिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए पानी का बहाव पीछे से भेजा जाता है, तभी आपको पूरी स्लाइड में घूमने में आगे जाने में मजा आता है। अब सुनो क्या है एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज इज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एनी गिवन ढलान, of any given ढलान or any given inclined surface at which the object will begin to slide down without applying force। यानी बिना फोर्स अप्लाई करे अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे फिसलने लग जाए, बिना फोर्स अप्लाई करे अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ढलान पे रखने के बाद नीचे आने लगे तो समझो उसे वो रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल मिल चुकी है। इसे डिराइव करते हैं। आओ इसे डिराइव करने के लिए मैं इसे मिटाऊंगा। आई होप आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझ आ चुका है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ आ चुका है। किताब खोल के एक बार वेरीफाई कर लेना। आइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैं आपको बता चुका हूं और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैं आपको बता चुका हूं। बात चल रही है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए मान लीजिए कि एक सरफेस पहले ऐसा था, इसे उठाकर मैं यहां ले आया और इस सरफेस को जब मैं उठाकर यहां ले आया तो इस एंगल पे ले आया। इस एंगल को हम कहते हैं अल्फा। तो व्हाट इज अल्फा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हेयर अल्फा इज कॉल्ड एज, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हेयर अल्फा, यहां पे अल्फा का नाम है, हेयर अल्फा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ ढलान, इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ ढलान, या आप कह सकते हो इसे एंगल ऑफ स्लोप, या आप इसे कह सकते हो
एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इसे आप कह सकते हो एंगल ऑफ स्लाइडिंग, या फिर आप इसे कह सकते हो एंगल ऑफ रिपोज। ये नाम है, ये बस नाम है, इससे मतलब चेंज नहीं होता, नाम है। अब इसे निकालें कैसे? मान लो कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट का जो mg है, mg बोले तो वजन, वो तो नीचे काम करेगा, रिएक्शन यहां काम करेगा। अब आप नोटिस करो, इसके mg को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे काम करेगा। एक बच्चा कहता है फ्रिक्शनल फोर्स क्यों काम कर रहा है? अबे फ्रिक्शन तो हमेशा रहेगी ना, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अराइजेस व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, तो फ्रिक्शन तो आएगी। जब ये भाई साहब नीचे आएंगे तो फ्रिक्शन वहां पैदा होगी। ठीक है सर, ठीक है सर। mg के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यहां काम करेगा, एक कंपोनेंट यहां काम करेगा। इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे mg cos अल्फा, क्योंकि ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल भी अल्फा है। एक बच्चा कहता है वो कैसे यार, ऐसा कैसे हुआ अल्फा? समझाता हूं कैसे हुआ, समझो 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 भाई, समझो, सब समझो। ये देखो, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का ये रिएक्शन है, इस ऑब्जेक्ट का, चलो ऑब्जेक्ट तो गिर गया लेकिन ऑब्जेक्ट का रिएक्शन है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर रखा, ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर रखा और ऑब्जेक्ट का रिएक्शन नीचे है, सरफेस ही है। अगर सरफेस टेढ़ा कर दी जाए तो वेट तो तब भी डाउनवर्ड ही काम करेगा, वेट तो तब भी डाउनवर्ड ही काम करेगा। यानी वेट पहले यहां काम कर रहा था ऐसे, अब वेट कहता है मैं यहां जाऊंगा, क्यों? क्योंकि सरफेस टेढ़ा हो गया। भाई वेट कभी टेढ़ा नहीं होता, वेट डाउनवर्ड ही काम करता है। तो वेट का ये कौन बन गया? कंपोनेंट। तो वेट कितना टर्न हुआ उतना ही एंगल, जितना सरफेस उठा तो वेट कितना टर्न हुआ उतना ही एंगल, जितना सरफेस टर्न हुआ। लेकिन आप तो कह रहे हो वेट टर्न ही नहीं होता। ठीक है, अगर वेट टर्न नहीं होता तो भाई वेट का कंपोनेंट तो बन सकता है अगर mg cos अल्फा। यस, यही वजह है कि मैंने आपको समझाया कि उसका कंपोनेंट बना यहां पे mg cos अल्फा और ये बन गया mg sin अल्फा। अब ये मत कहना कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं पता, इसके लिए आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, इससे पहले के वीडियोस में आपको जरूर मिलेगा। आइए बात करते हैं हमारे इस पूरे डायग्राम की। आइए, फ्रॉम द फिगर मैं साफ साफ बोल सकता हूं, एक बच्चा बोला क्या बोल सकते हो? फ्रॉम द फिगर मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि रिएक्शन के ठीक सामने, रिएक्शन के ठीक सामने mg cos अल्फा है और फ्रिक्शन के ठीक सामने mg sin अल्फा है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, 2 डिवाइड बाय 1 अगर मैं करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है mg sin अल्फा डिवाइड बाय mg cos अल्फा इज इक्वल टू f बटा r। mg से mg कैंसल, tan अल्फा f हम जानते हैं म्यू r होता है, डिवाइड बाय r, कैंसल कैंसल, सो देयरफॉर हमारे पास आया म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। एक बच्चा बोला ये क्या कर दिया? कुछ नहीं कर दिया भाई, डिराइव कर दिया। क्या डिराइव कर दिया? रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एक बच्चा कहता लेकिन थोड़ी देर पहले तो यहां पे आपने कुछ और बात कही थी। क्या कही थी? दोबारा बता दूं क्या? हाँ, एक बच्चा कहता है आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, यहां पे क्या कही थी? अरे अभी याद दिलाता हूं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये देखो, इन दिस ट्राइंगल, ये और ये, इसका अगर मैं tan थीटा लगाता हूं तो tan थीटा इज p बाई बी, परपेंडिकुलर कौन? f, बेस कौन? r। तो हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू f बटा r। f क्या? म्यू r बटा r, कैंसिल कैंसिल, तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। एक बच्चा कहता है सर डिसाइड कर लो। मैंने कहा भाई क्या डिसाइड कर लूं? क्या डिसाइड कर लूं? कहता है डिसाइड कर लो कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा लिखना है या म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा लिखना है। भाई फ्रॉम दिस एंड दिस हम साफ साफ लिख सकते हैं कि अगर म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा है, अगर म्यू इज इक्वल टू tan थीटा है, तो वी कैन राइट दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू अल्फा। यानी ऑब्वियस सी बात है कि ये म्यू जिस tan अल्फा के बराबर है वही म्यू tan थीटा के बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आप फ्रिक्शन से कंफ्यूज बिल्कुल मत करना कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी। ना 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 ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो कोई भी चीज आसानी से स्लिप कर पाएगी। स्लिप मतलब स्लाइड कर पाएगी, यानी एंगल ऑफ स्लाइडिंग ज्यादा होगा। एंगल ऑफ स्लाइडिंग होगा ज्यादा तो ऑब्जेक्ट भी नीचे आएगा ज्यादा। एंगल ऑफ स्लाइडिंग होगा कम तो ऑब्जेक्ट भी फिसलेगा कम। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन शुड नॉट बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां बताया था, क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहां बताया, क्या होता है एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज यहां बताया, यहां निकाल के दिखाया, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज को दोनों को बराबर बनाया। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 11th क्लास के आपको समझ आया। एक बच्चा कहता है ये सब क्या चल रहा है भाई? बच्चों ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रिक्शन से ताल्लुकात रखने वाले, इन सब का इस्तेमाल होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब का इस्तेमाल होगा। और स्लाइडिंग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में, मतलब खत्म हो गया क्या वीडियो लेक्चर? हाँ, ये वाला वीडियो लेक्चर आज यहां खत्म हो जाता है। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ डेरिवेशंस कराऊंगा। डेरिवेशन कौन सी? सुनो, द डेरिवेशन that will help you to determine that what will be the amount of work done। यानी अगर एक पहाड़ पे, एक ढलान पे एक ट्रक नीचे आ रहा है तो कितना उसमें एक्सीलरेशन पैदा होगा अगर उसे फिसलने दिया जाए। एक ट्रक ही क्यों, कोई ऑब्जेक्ट ही मान लो। एक बच्चा कहता नहीं, मुझे नीचे नहीं लेके जाना, मुझे ऊपर लेके जाना है। तो हम ये पता लगा लेंगे what will be the work done while object is trying to move in upward direction on an inclined plane। inclined means ढलान। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। ये सारी चीजें हमारे फ्रिक्शन के टॉपिक को खत्म कर देगी। हाँ जी, यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन का सेकंड भाग जिसका नाम था फ्रिक्शन एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में जो फ्रिक्शन वाला भाग है वो इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन मात्र फ्रिक्शन के ही 3 वीडियो लेक्चर, मात्र फ्रिक्शन के ही 3 वीडियो लेक्चर। लेकिन फ्रिक्शन की बातें खत्म नहीं होंगी। 3 कैसे? दूसरा तो यही है। हाँ, दूसरा ये एक और आएगा। आपको ये चीजें समझ आएंगी जब आप आने वाले वीडियोस और डिटेल में देखोगे। लेकिन डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का टॉपिक अभी चलेगा, उस पर बहुत कुछ मुझे बताना है जो फ्रिक्शन से ताल्लुकात होगा। तब तक के लिए दिल थाम के बैठो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। आपने इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसे किताब खोलकर जरूर देखो ताकि सब चीजें आपको अच्छे से समझ आए। जो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जानते हो क्या? Do not forget to share this video with your maximum friends ताकि सबको पता चले कि आपको क्या क्वालिटी मिलती है। थैंक यू।